हम ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत चाणक्य की उस नीति से करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी के कई देशों पर धौंस जमाने की खूब कोशिश की। एक ऐसी रणनीति पर काम किया जिससे वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों पर सीधा दबाव बढ़ा। और तो और चाइना ने साउथ चाइना सी के साथ भारत की घेराबंदी के लिए हमारे पड़ोसी देशों को साधने की खूब कोशिश की। खुद एक शार्क की तरह इन देशों को छोटी मछली समझकर लोन दिया। पहले पैसे दिए लोन के तौर पर और बाद में अपने आधुनिक हथियारों की भी इन देशों को सप्लाई शुरू कर दी। यानी पैसा भी चाइना का, हथियार भी चाइना का। और ये सब कुछ हुआ और हमारे देश में आज तक चाइना की इस रणनीति पर चर्चा होती है और ये दिखाया जाता है कि चाइना बहुत आगे की सोचता है। सही बात यह है कि चाइना बहुत आगे की सोच कर चलता है, लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि भारत ने इसी चाइना को कैसे अपनी ब्रह्मोस बेल्ट में फंसा लिया है। भारत कितनी आगे की सोच रहा है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ लोगों को बात बात पर चाइना की तारीफ करने की आदत सी हो गई है और उन्हें हमारा ये विश्लेषण परेशान करेगा। पहले थोड़ी ये तस्वीरें देख लीजिए। 8 सालों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के द्विपक्षीय दौरे पर पहुंचे तो उनका राजधानी जकार्ता में शानदार स्वागत हुआ। ये इसलिए भी खास था क्योंकि इस बार भारत और इंडोनेशिया अपने कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ने वाले थे और दोनों देशों के बीच पहली बार ऐसे समझौतों पर सहमति बनने वाली थी जिन पर अब तक सिर्फ चर्चा ही हो पाती थी। दोनों देशों के बीच कुल 20 बड़े समझौते हुए, जिनमें सबसे बड़ा समझौता ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हुआ। समझौते में लिखा है कोऑपरेशन ऑन ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि इंडोनेशिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम हासिल करेगा और दोनों देश रक्षा क्षेत्र में अपना सहयोग बढ़ाएंगे। अब यहां तक तो यह खबर विशुद्ध रूप से एक रक्षा समझौते की लगती है, लेकिन हकीकत में बात सिर्फ इतनी नहीं है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, यानी इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा द्वीप हैं और उनके आसपास कई महत्वपूर्ण ट्रेड रूट हैं, यानी व्यापार के रास्ते। जैसे इनके पास मलाक्का स्ट्रेट है, सुंडा स्ट्रेट है और लोम्बोक स्ट्रेट है। इनमें मलाक्का स्ट्रेट अहम है, जहां से चाइना अपना 60% समुद्री व्यापार करता है और इसी वजह से वो इस क्षेत्र में अपनी दादागिरी दिखाता है। मलाक्का स्ट्रेट, जहां से चाइना का 60% व्यापार होता है। अब इंडोनेशिया ने तय किया कि वो अपनी सीमाओं की निगरानी और सुरक्षा मजबूत करेगा और इसीलिए उसने हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का फैसला लिया है। इससे अब इंडोनेशिया की समुद्री निगरानी क्षमता बढ़ेगी, तटीय रक्षा यानी समुद्री सीमा की रक्षा मजबूत होगी और किसी भी संभावित हमले के खिलाफ उसकी जवाबी क्षमता बढ़ जाएगी। यानी अगर आप देखें तो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारी है वो इंडोनेशिया पर चाइना के दबाव को कम करेगी और ना सिर्फ कम करेगी बल्कि भारत साउथ चाइना सी में एक ब्रह्मोस बेल्ट बनाएगा, जिससे चाइना को चिंता जरूर होगी। कैसे, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर जरा समझाती हूं। तो देखिए, हम जिस ब्रह्मोस बेल्ट की बात कर रहे हैं, यह ब्रह्मोस बेल्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे चाइना का जो दबाव रहा है अभी तक, अगर आप देखिए तो हम सबसे पहले तो आपको दक्षिण चीन महासागर जो है वो दिखा रहे हैं। इसी के साथ ये तमाम देश जिनकी आज हम बात कर रहे हैं, जिनमें हम वियतनाम दिखा रहे हैं, आपको फिलीपींस दिखा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये चाइना और ये तमाम देश अलग अलग जगहों पर किस तरह से उनका वर्चस्व है ये आपको दिखता है। तो ऐसे में जो चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि वो इन तमाम देशों पर न सिर्फ बड़े बड़े लोन देकर किसी तरीके से उनको पैसे देकर, लोन देकर कम उन पर वर्चस्व करे, अपने हथियार भी उनको बेचता है।
तो ऐसे में इस जरिए से भी वो उन पर किसी ना किसी तरीके से वर्चस्व दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये किस तरह से 1100 किलोमीटर का जो ये रेडियस है, ये इन देशों से आप देखिए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली लाइन, ये देखिए, ये 1100 किलोमीटर की दूरी चाइना से हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे ही आप यहां पर देखिए तो ये भी 1100 किलोमीटर की दूरी, और ये जो पूरा एक ट्रायंगल बनता हुआ यहां पर दिख रहा है, ये अपने आप में बताता है कि भारत किस रणनीति पर आगे चल रहा है। तो भारत ये सोचकर चल रहा है कि एक पूरा ब्रह्मोस बेल्ट वो बनाएगा जिसके जरिए चाइना जो इस पूरे इलाके में अपना वर्चस्व रखने की कोशिश कर रहा है उसे वो तोड़ेगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए खास है क्योंकि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से दुश्मन के जहाजों, समुद्री ठिकानों और जमीन पर मौजूद सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। अगर ये देश चाइना के दबाव के बीच भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद रहे हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि इससे चाइना क्यों परेशान होगा। ऐसा भी नहीं है कि इंडोनेशिया भारत से सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है। दोनों देशों के बीच अस्त्र मिसाइल के लिए भी समझौता हुआ है, जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया, लेकिन अब इंडोनेशिया हमसे इन अस्त्र मिसाइलों को भी खरीद रहा है। और ये कोई सामान्य बात नहीं है। कुछ साल पहले तक दुनिया में भारत की छवि एक ऐसे देश की थी जो दुनिया में अलग अलग देशों के पास जाकर उनसे क्या करता था, हथियार खरीदता था। लेकिन आज हम दुनिया के 80 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहे हैं और हमारा रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ रुपए हो गया है, जो साल 2013-14 से 5,500% ज्यादा है। अब ये हमारे देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग इस बढ़ते जो रक्षा निर्यात है उसकी बात नहीं करना चाहते, और यही है हमारे देश की कटुता भरी राजनीति। खैर, यहां बात सिर्फ मिसाइल्स और हथियारों की नहीं है। हथियार तो बाकी देश भी इन देशों को देते हैं। भारत ने इससे आगे जाकर कुछ ऐतिहासिक किया है। भारत और इंडोनेशिया ने यह तय किया है कि दोनों देश आपसी सहयोग से सबांग पोर्ट को विकसित करेंगे। यह इंडोनेशिया का सबसे अहम बंदरगाह है जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के मुहाने पर मौजूद है। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे, ये देखिए, तो इसमें आपको सबांग पोर्ट को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का एंट्री पॉइंट भी कहते हैं, और इसीलिए ये सबांग पोर्ट इतना जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। चाइना के लिए इसे मलाक्का डिलेमा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो समझिए। चाइना क्या करता है, वो लगभग अपना 80% जो तेल है ना, 80% तेल, कच्चा तेल, 60% से ज्यादा व्यापार, पूरा जो उसका ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से करता है। आसान भाषा में कहें तो जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक समुद्री रास्ता है, ठीक उसी तरह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी एक अहम समुद्री रास्ता है, और इसी समुद्री रास्ते पर चाइना काफी हद तक निर्भर करता है। 80% कच्चा तेल, 60% व्यापार यहीं से गुजरता है, और इंडोनेशिया उसके ठीक नीचे। अब चाइना अपनी जरूरत का कच्चा तेल भी यहां से मंगाता है और अपना निर्यात भी इसी रास्ते से करता है। कल को अगर ये रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बंद हो गया तो चाइना अपना माल दुनिया को भेज ही नहीं पाएगा, और यही कारण है कि अब जब भारत इस समुद्री रास्ते के एंट्री पॉइंट के करीब पहुंच गया है, एंट्री पॉइंट कहे जाने वाले इस सबांग पोर्ट को इंडोनेशिया के साथ मिलकर विकसित करने वाला है, तो इसे बहुत अहम माना जा रहा है। और इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सबांग पोर्ट से भारत के निकोबार प्रोजेक्ट की दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है। यानी सबांग पोर्ट में भारत की मौजूदगी का मतलब है हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसका दबदबा बढ़ना, पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में और मलाक्का स्ट्रेट में अपनी पहुंच को आसान और प्रभावी बनाना। यह इतना बड़ा है और इतना महत्वपूर्ण समझौता है कि आज हमारे देश में यह सबसे बड़ी हेडलाइन होनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे देश में इस डील की जगह ईवीएम की चर्चा हो रही है। इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि इंडोनेशिया ने भारत की ईवीएम को अपने देश में लाने का फैसला किया है। इसके तहत भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंडोनेशिया के चुनाव आयोग के बीच समझौता हुआ है। जिस ईवीएम से आप अपनी सरकार चुनते हैं, जिस ईवीएम पर आपने देश के अंदर इतना बवाल देखा है, वो इंडोनेशिया लेना चाहता है।
और उसका उद्देश्य है कि इंडोनेशिया में भारत के सहयोग से भारत जैसी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना। सोचिए, हमारे देश में ईवीएम पर कितने सवाल उठते हैं, लेकिन इंडोनेशिया कह रहा है कि वो भारत की ईवीएम और भारत के चुनाव प्रबंधन का कायल है और हमसे सीख कर वो अपने देश के चुनावों की व्यवस्था सुधारना चाहता है और भारत के अनुभव और तकनीकी सहयोग से इंडोनेशिया की अपनी ईवीएम बनाना चाहता है। और बात यहां पर सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं है, दुनिया में 28 देश ऐसे हैं, 28 जिन्होंने भारत के चुनावी प्रबंधन और सहयोग के लिए समझौते किए हैं, जबकि कुछ देशों में भारत की ईवीएम भी इस्तेमाल हुई है। लेकिन सोचिए, हमारे देश में विवाद होता है। आज तक कोई भी राजनीतिक पार्टी इन मशीनों में गड़बड़ी साबित कर पाई है क्या? आप भी जानते हैं। ईवीएम को छोड़िए और आप इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का यह बयान सुनिए, जो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी कई योजनाएं लागू की है जिन्हें उनकी सरकार ने भी कॉपी करने की कोशिश की। वो हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के करियर को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सुनिए। I don't want to be involved in domestic Indian politics. I'm a friend of all Indians. But I want to admit one thing, and my close associates and colleagues will testify that I am an admirer, a great admirer of Narendra Modi ji. I'm an admirer, and when even before I became president, I studied the policies of your Prime Minister. And because there are no copyright, I copied many of his policies. But Prime Minister Modi graciously allowed me to copy his policies, so I cannot be sued in any court. तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि कॉपीराइट नहीं है तो मैं फॉलो करता हूं, कॉपी करता हूं, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे ऐसा करने भी दिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि उनकी किसी योजना पर कोई कॉपीराइट नहीं है और वो इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। तो हमारा नाता भी इतना मजबूत है, और राष्ट्रपति जी, मैंने इतनी सारी योजनाएं बताई हैं, मैं आपको वादा करता हूं इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। न कॉपीराइट है, न रॉयल्टी का कोई क्लेम है। सबका साथ, सबका विकास, यही हमारा मंत्र है। अब सोचिए कि अगर इंडोनेशिया भारत के अच्छे कामों की सराहना कर सकता है तो फिर इस पर चर्चा देश के अंदर भी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम मानते हैं कि ये विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनको राजनीति से ऊपर रखना ही अच्छा रहता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीजेपी के नेता नहीं है। वो वही कह रहे हैं जो उन्होंने भारत के फैसलों से महसूस किया, लेकिन हमारे देश में आपको राजनीति में इतना खुलापन कभी नजर नहीं आया।